दिल्ली के दो स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डीपीएस और जीडी गोयनका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है। आरके पुरम के डीपीएस स्कूल को धमकी मिली है। वहीं पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस स्कूलों की चेकिंग कर रही है। अभी तक स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो ये पहला मामला नहीं है जबकि इस तरह से धमकी भरे कॉल स्कूल्स में आए हो। अब एक बार फिर से दिल्ली के दो स्कूलों को स्कूल में ईमेल के जरिए धमकी मिली है कि बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, डीपीएस और जीडी गोयनका, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आरके पुरम डीपीएस स्कूल को धमकी मिली है। वहीं पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस स्कूलों की इस वक्त चेकिंग कर रही है। अभी तक स्कूलों में कुछ भी नहीं संदिग्ध मिला है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली के दो स्कूलों में बम होने की कॉल ये आई है और जिस तरह से इस मामले की जानकारी है, उसके बाद सबसे पहले दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंची। लेकिन तमाम जो स्थानीय पुलिस के द्वारा और दमकल विभाग के द्वारा जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो अभी तक कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। और हालांकि राजधानी दिल्ली में यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। दिल्ली के जो पश्चिम बिहार इलाके में जिस तरह से आज सुबह के वक्त में अफरा तफरी का माहौल था, पश्चिम बिहार के गोयनका स्कूल में बम होने की कॉल हुई और इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो बम निरोधक टीम है वो दस्ता की टीम पहुंची। उसके बाद पूरे स्कूल को खंगाला गया और इस तमाम छात्रों और शिक्षकों के बीच में एक स्थिति जो है वो जरूर काफी परेशानी भरा रहा। लेकिन स्कूल को खंगालने के बाद, स्कूल के अंदर बाहर पूरा खंगालने के बाद कहीं से भी कोई भी संदिग्ध सामान अभी फिलहाल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और ये जो बम होने की खबर थी वो तकरीबन 7-7:15 बजे के बाद के वक्त में मिली थी। तो एक तरह से कह सकते हैं ये मामला, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, स्पेशल सेल की टीम, बम निरोधक दस्ता तमाम मामलों की पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक स्कूल लोकेशन से शंकर, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि कई स्कूल, 50 से ज्यादा स्कूलों में धमकी मिली थी। इसके बाद भी गाहे बगाए इस तरह के कॉल्स स्कूल्स में आते रहे, बाकी जगहों पर आते रहे। एक बार फिर से तो क्या उस आईपी एड्रेस का पता चल पाया जिससे ईमेल भेजा गया है? किस तरह से जांच को अब आगे बढ़ा रही है पुलिस? देखिए, अभी तक आईपी एड्रेस और इस सब चीज के बारे में कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से बताया गया कि जीडी गोयनका स्कूल जो है, जो पश्चिम बिहार में है, वहां पर 6:15 में वहां जानकारी दी गई थी। और दूसरा जो डीपीएस आरके पुरम वाला स्कूल है वह 7:06 पे इस मामले की जानकारी दी गई थी। तो शुरुआती तफ्तीश जो है इस मामले में अभी की जा रही है और तकरीबन 1 घंटे के बाद इस मामले में तमाम औपचारिक तौर पे जानकारियों को दिल्ली पुलिस के द्वारा भी साझा किया जाएगा। लेकिन अभी शुरुआती जो जानकारी हम लोगों के साथ साझा की गई है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध सामान स्कूल के कैंपस के अंदर से कहीं से बरामद नहीं किया गया है। और निश्चित तौर पे इस मामले की अब तफ्तीश की जाएगी कि ये जो कॉल है कहां से जानकारी मिला था, किस तरह से मेल के माध्यम से जानकारी दी गई है। इन तमाम मामलों पर थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के दो स्कूलों आरके पुरम डीपीएस और जीडी गोयनका में एक बार फिर से बम होने की खबर मिली और ईमेल के जरिए स्कूल में ये भेजी गई कि बम से उड़ा दिया जाएगा दोनों स्कूल को। धमकी मिली, इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और बताया जा रहा है कि अब चेकिंग कर लिया गया है। हालांकि किसी तरह की कोई आपत्तिजनक चीज वहां नहीं मिली है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि आखिर ये ईमेल आया तो कहां से। हरदोई में चकबंदी कराए जाने के विवाद में जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान तोड़फोड़, पथराव, फायरिंग भी हुई। घटना की जानकारी मिलने पर कई थानों की फोर्सेस गांव में पहुंच गई। दरअसल गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कुछ लोग चकबंदी के विरोध में है। इसी को लेकर चकबंदी के पक्ष के लोगों के घर पर दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों और असलहों से लैस होकर हमला कर दिया। लोगों ने जब विरोध किया तो वो भाग खड़े हुए, लेकिन उनकी बाइक मौके पर ही छूट गई, जिनमें लोगों ने जमकर तोड़फोड़, हंगामे की जानकारी मिलने पर कई थानों की फोर्स वहां पर पहुंच गई। पुलिस से मौके से कई गाड़ियों को कब्जे में लिया है और एक घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। थाना टिंडियावा इलाके के टेनी गांव की घटना बताई जा रही है।
रात को टडियावा थाना क्षेत्र के टीनी ग्राउंड में पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ है। उसमें कुछ लोगों ने एक घर पे 2 पहिया वाहन रखे हुए थे बाहर, उनके साथ तोड़फोड़ की है। इसमें एक महिला को चोट आई है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और स्थिति को नियंत्रण में लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बाराबंकी से खबर, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस एनकाउंटर में 2 शातिर घायल हुए, जिसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 1 चाकू और 1 पिकअप भी बरामद की है। और आज सीएम योगी गोरखपुर में रहने वाले हैं। आयुष्मान वय वंदन कार्ड और यहां पर बांटेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की सरकार जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने का अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के मुताबिक आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा देने की शुरुआत डबल इंजन की सरकार कर चुकी है। इसके लिए बुजुर्गों के आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर में आज आयुष्मान वय वंदन कार्ड के वितरण का शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के चलते मौसम बदल गया। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के साथ मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक जमीनी इलाके में बारिश हो रही है, एक तरफ मैदानी इलाकों में बारिश हो रही तो पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। दिल्ली और शिमला की 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ दिल्ली में बारिश हुई कल देर शाम, वहीं पर सीजन की पहली बर्फबारी शिमला में हुई है और यही बर्फबारी उत्तराखंड में भी देखने को मिली है। जेवर एयरपोर्ट का मुख्य रनवे बनकर अब लगभग तैयार हो चुका है। रनवे की लंबाई 3.5 से 4 किलोमीटर है। इस पर आज से ट्रायल शुरू होने जा रहा है। डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद ट्रायल रन शुरू हो रहा है। ट्रायल रन में कई नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइटें लैंड और टेक ऑफ करेंगी। सक्सेसफुल ट्रायल के बाद जेवर एयरपोर्ट अपने संचालन की ओर एक कदम और बढ़ जाएगा। ट्रायल रन की रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप दी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 में पहली फ्लाइट उड़ान भरने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वाराणसी कैंट स्टेशन और बनारस रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेल मंत्री ने कहा कि महाकुंभ को लेकर रेलवे की ओर से 4 रिंग रेल की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज से अयोध्या सीधे जोड़ी जाएगी। इसमें महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अयोध्या और काशी जाना आसान होगा। वाराणसी के बाद रेल मंत्री स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रेलवे की तरफ से करीब 2 साल में 5,000 करोड़ रुपए के काम इस पूरे एरिया में किए गए हैं और 3,000 स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी महाकुंभ के पीरियड में। टोटल 13,000 गाड़ियां चलेंगी, रेगुलर प्लस स्पेशल मिला के 13,000 गाड़ियां चलेंगी और किसी भी तरीके से यात्रियों के लिए हर सुविधा मिले वो सारी, आज मैंने पर्सनली 5 स्टेशन जाके देखा है। महाकुंभ में देश और दुनिया से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु न केवल सड़क और रेल मार्ग से आएंगे, बल्कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु हवाई मार्ग से भी यहां पर पहुंचेंगे। 2019 में बनाया गया एयरपोर्ट टर्मिनल का विस्तार प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है इस टर्मिनल में, जिसमें महाकुंभ मेले के दौरान इस बार कम दृश्यता पर भी विमानों का आवागमन हो सकेगा। प्रयागराज से कई शहरों के लिए सीधी विमान सेवा भी शुरू होगी। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज एयरपोर्ट में भी जो भी कार्य चल रहे हैं वो इस माह के अंत तक पूरे हो जाएंगे। ये जो टर्मिनल प्रयागराज में हम देख रहे हैं, उड़ान स्कीम जो था, ये भी नरेंद्र मोदी जी का एक सोच था कि उड़े देश का आम नागरिक, जैसे हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर
उस सपने को सच करने के लिए उड़ान का स्कीम लेके आए और प्रयागराज में एक अच्छा सा टर्मिनल पहले से ही बना हुआ है, उसका कैपेसिटी करीब 6000 की है। बट अभी जैसे लोग आएंगे कुंभ के लिए तो उसका कैपेसिटी हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हम जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग है उसको 6000 से करीब 8000 तक कर रहे हैं, और जो नया टर्मिनल जो है उसका भी हम अभी 17000 और वहाँ पे भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं।